अब हम समझते हैं फाइनल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको समझने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि इस तरीके से ये आपका ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, यहाँ से कोलेजन एक्सपोज हुआ और इसके संपर्क में कौन सा आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, ये आपको दिख रहा है। एंडोथेलियल डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हो गया। तो कोलेजन जब एक्सपोज हो गए तो यहाँ पर प्लेटलेट्स भी इसके संपर्क में आता है, और दूसरा संपर्क में कौन से आ रहे हैं, आपका फैक्टर नंबर 12। ये 12 फैक्टर नंबर इसके कांटेक्ट में आया और एंडोथेलियल डैमेज हुआ, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें रिलीज हो रहे हैं, कैल्केरिन और हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, जो क्या करेगा, ये हेल्प करता है, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर है कौन सा, 12 नंबर, इसको एक्टिवेट करता है कौन सा, 12A में, मतलब ये एक्टिवेट हो गया। 12 जो है 12A में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। हेल्प कौन कौन से कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से ये हेल्प कर रहे हैं इसको एक्टिवेट होने के लिए, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो ये 12A जो है फर्दर किसको जगाएगा, ये 11th नंबर का फैक्टर जो यहाँ पर है, इसको बोलेगा भाई साहब जाग जाओ, एक्टिवेट हो जाओ। किसकी उपस्थिति में, और कौन हेल्प कर रहा है, हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन, जो यहाँ पर प्रेजेंट था वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है काइनोजन। तो ये आकर के यहाँ पर हेल्प कर रहा है कि 11th को जो है एक्टिवेट कर देगा, किसमें, 11th A में एक्टिवेट कर दिया। अब 11th A एक्टिवेट हो गया, अब 11th जाएगा किसके पास, 9th के पास। कैल्शियम इसमें हेल्प कर रहा है, मैंने बोला था कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम जो आपका फैक्टर था कौन सा, 4th नंबर का है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैल्शियम यहाँ पर हेल्प कर रहा है 9th को 9th A में कन्वर्ट होने के लिए, तो 9th A आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, अब ये जाएगा किसके पास, 10th के पास, और कौन कौन मदद कर रहा है इसका, 8th नंबर का फैक्टर यहाँ पर है, और उसके बाद कैल्शियम, देखो कैल्शियम यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है कैल्शियम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इसके मदद से ये 10th को जगाएगा और 10th एक्टिवेट हो जाएगा 10th A में। तो जैसे जैसे एक्टिवेट हो रहा है, मैंने आपको बोला था A लगते जाते हैं इनके आगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि A हम क्यों लगा रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से कि 10th अब 10th A में एक्टिवेट हो गया। अब ये 10th A, या ध्यान से समझना, 10th A जो है अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा। लेकिन 10th A किसकी किसकी मदद ले रहा है, यहाँ से देखो जो ये प्लेटलेट्स कोलेजन के एक्सपोजर में आया था, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, फॉस्फोलिपिड, क्या रिलीज हो रहा है, फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस आपको उधर भी देखने को मिलेगा, अभी हम देखेंगे कि कॉमन चीज़ें क्या क्या है। तो ये फॉस्फोलिपिड यहाँ पर आकर के हेल्प करेगा, और 5वां नंबर का जो है यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा, 5वां, जो कि लेबाइल फैक्टर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने बोला क्लॉटिंग फैक्टर आपको सारे याद कर लेना है। तो 5वें नंबर का यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर आपको दिख रहा है, और फॉस्फोलिपिड यहाँ से आया, और ये हेल्प कर रहे हैं किसको बनने में, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक पाथवे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना दिया, मतलब यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। 10th A यहाँ पर सेम है। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंसिक पाथवे की तरफ। एक्सटेंसिक में क्या होगा, बाहर का है, इंट्रिंसिक तो अंदर की हमने बात कर लिया, क्या, वेसल्स डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हुआ, ये सारी क्रियाएं जो है संपन्न हो गई। अब टिश्यू बाहर से डैमेज हो रहा है, तो दोनों क्रियाएं होंगे ना, बाहर से भी होगा, अंदर से भी प्रोसेसिंग होंगी, तो दोनों जाकर के फाइनल आपको क्लॉट फॉर्मेशन करेगा। तो अधिकतर चोट तो बाहर से ही आपको देखने को मिलता है, तो ये तो होना ही होना है। बहुत रेयर केस है जो कि अंदर से चोट हो रहा है, बहुत सारे केसेस में है ना, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या है, बाहर से ही चोट लग रहा है। तो टिश्यू आपका डैमेज हुआ है। अब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि मैंने आपको बताया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फैक्टर नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहाँ से आपको ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, देखो यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड बन रहा था, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड आपका आया है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है और फॉस्फोलिपिड भी है। और दूसरा नंबर 7th नंबर का जो है आपका कौन सा है, क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, कौन सा, 7th नंबर का स्टेबल फैक्टर ये आ रहा है। और ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और 7th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर आया, और ये 10th को जो है 10th A में क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर भी 10th था और 10th A था, यहाँ पर आपका क्या था, फॉस्फोलिपिड था, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड है, ठीक। और 10th A
और यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन रहा है उसके दौरान क्या क्या चीज़ है, देखो भाई कैल्शियम है, यहाँ पर भी कैल्शियम आएगा, है ना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है लेकिन कैल्शियम आपका यहाँ पर भी आएगा, या याद कर लेना आप। तो 10th ए में एक्टिवेट हो गया। अब ये 10th ए को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। एक्टिवेटर बनाने के लिए क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ से ये जो सिग्नल दिया गया है कौन सा, फॉस्फोलिपिड, यहाँ पर भी फॉस्फोलिपिड था, कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पर भी था, 5वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, यहाँ पर भी 5वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है। तो इस तरीके से ये आखिरी का जो स्टेप है ये दोनों में कॉमन है, चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो। याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप समझ लीजिएगा इसको, है ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा, नहीं तो रट्टा मारोगे इधर का उधर, कहीं का कहीं क्लॉटिंग फैक्टर उल्टा सीधा कर दिया तो आपका क्लॉट बनेगा ही नहीं, एग्जाम में आप गलत लिख के आ जाओगे, फिर क्या ही मतलब होगा उसका। इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब यहाँ से आपका स्टेज नंबर 1 खत्म हो गया, जो कि हम जिसकी बात कर रहे थे, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दोनों पाथवे के द्वारा बन गया है। बनने के बाद हमारा स्टेज नंबर 2 स्टार्ट होता है। स्टेज नंबर 2 क्या है, देखो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ये बना क्यों है कि ये जो भाई साहब था प्रोथ्रोम्बिन, हमारा कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, ठीक, इसको ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन में अगर कन्वर्ट हो गया तो ये समझिए कि आपका क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। थ्रोम्बिन अगर बन गया तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर जो 2 यहाँ पर सिग्नल दिख रहे हैं, तो ये थ्रोम्बिन बनने के बाद 5वें नंबर का मैंने क्लॉटिंग फैक्टर बोला था, क्यों इंपॉर्टेंट है ना। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, सिग्नल भेजता है यहाँ पर 5वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को कि इस प्रोसेस को इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, ये जो प्रोसेस होते हैं और इससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, इसको बोलता है कि ये प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक इसको बोलते हैं, पहुँचाता है कि भाई बनने दो, अभी ज़रूरत है क्लॉट बनने का, बनने दो, जैसे ही ख़त्म होगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर भेजता है। तो इसको आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है थ्रोम्बिन इनको क्या, थ्रोम्बिन मदद भी कर रहा है, थ्रोम्बिन तो बन तो गया लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक भी भेज रहा है, किसको, 5वें नंबर पे। समझ आ रहा है, तो इसलिए ये एरो का निशान बना हुआ है, तो इसको भी आपको समझना है। अब ये थ्रोम्बिन जो है कहाँ काम आएगा, आपका जो फिब्रिनोजन है, ठीक है, कौन सा, आपका फिब्रिनोजन जो क्लॉटिंग नंबर 1 था, है ना, यहाँ पर ए नहीं लगेगा, गलती से लग गया है। ये जो क्लॉटिंग फर्स्ट है फिब्रिनोजन, मैंने आपको बताया था कि फिब्रिनोजन कन्वर्ट होगा फिब्रिनोजन ए में, एक्टिवेटेड फॉर्म में। अभी फिब्रिनोजन क्या है, सब जो नीचे अवेलेबल हैं वो सारे क्या हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, इनको एक्टिवेट कर रहा है, किया जा रहा है। फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करना है फिब्रिनोजन ए में, या फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए। अब ये थ्रोम्बिन भाई साहब यहाँ आया और फिब्रिनोजन को जगाया, एक्टिवेट किया और फिब्रिनोजन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये फिब्रिनोजन का मोनोमर जो आपका फिब्रिन होता है, मोनोमर क्यों बोला जा रहा है अभी मैं समझाऊंगा लिखी हुई चीज़ पे, ठीक है, अभी केवल इसको समझ लो। तो ये फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिब्रिन भाई साहब अभी क्या है, लूज स्ट्रैंड है इसका, है ना, लूज है, अभी मजबूत नहीं है, तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक। और यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर देखो कौन सा है आपका, 13 जो मैंने आपको बताया था, ठीक। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम ये मिलकर के फिब्रिन को जो है, फिब्रिन का टाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। फिब्रिन यहाँ जो फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है वो तो लूज वाला है ना, ढीला डाला है। तो क्लॉटिंग नंबर जो हमने 13 बताया था, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो फिब्रिन को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। और यहाँ पर कैल्शियम भी हेल्प कर रहा है। कैल्शियम का देखो कहाँ कहाँ काम है, इतने सारे जगह पर, तब जाकर के फिब्रिन का जो है टाइट ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन बन जाता है। तो इतनी जो है ये पूरी प्रोसेस जो हमने समझा है, अब इसी को आपको लिखना भी है ना। अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो लिखना कैसे है उसको भी हम समझ लेते हैं, डायग्राम विथ रिटर्न, दोनों चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा इसलिए हो रहा है ताकि आपको जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि भाई हमने समझ तो लिया, अब इसको लिखना भी है। जितनी चीज़ें हमने बोला है या समझा है उसी चीज़ को रिटर्न फॉर्म में लिखना भी है। तो वो कैसे लिखेंगे उसको हम आगे समझ